हम एक ऐसा शॉर्ट प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर सारे पॉसिबल प्रोग्राम हो और शुरुआत सबसे छोटे से हो, फिर सारे प्रोग्रामों की लिस्ट बनाना आसान होगा और तब मास्टर प्रोग्राम उन प्रोग्रामों को एक निश्चित टाइम देगा जिससे उन सभी को टोटल रन टाइम में अपना अपना हिस्सा मिल सके। अगर हम सभी एक कंप्यूटर कोड के बिट्स हैं तो खुद को बड़ा मामूली समझना बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन यगन मानते हैं कि इसकी वजह से हम पहले से ज्यादा अहम बन जाते हैं। अगर हम उस प्रोग्राम के एक बिट को भी बदल दें तो हो सकता है कि हम इस दुनिया से गायब हो जाएं और ये ब्रह्मांड भी बिल्कुल अलग नजर आने लगे। उस लिहाज से हम खुद को इस ब्रह्मांड का एक बड़ा अहम तत्व मान सकते हैं। हम खुद को उससे अलग नहीं कर सकते क्योंकि खुद को अलग करने का एक ही मतलब होगा, मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाना। अगर हमारे ब्रह्मांड की हर चीज कंप्यूटर कोड से बनी है तो इसका मतलब है कि हमें बनाने वाले बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक असल में इंफॉर्मेशन है, मैटर नहीं। अगर ऐसा है तो क्या हमें हकीकत के वो बिट्स और बाइट्स मिल पाएंगे? एक फिजिसिस्ट का दावा है कि वो ऐसा करने में कामयाब हो गए हैं। उस हकीकत की बुनियाद किन चीजों की बनी है? अगर हम हर एटम और सूरज की हर किरण के अंदर और गहराई से देखें तो हमें वो फंडामेंटल पार्टिकल मिलेंगे जो मैटर और एनर्जी के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। क्या उस हकीकत के बिल्डिंग ब्लॉक सिर्फ इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे बिट्स हैं? मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जिम गेट्स हमारे ब्रह्मांड की फिजिक्स और मैथमेटिक्स के उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखिए, हम फिजिसिस्ट खुद को एक कंपनी का मानते हैं जिसका नाम है इक्वेशंस आर अस, क्योंकि हम ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जो कुदरत को डिस्क्राइब करती है और फिर उनके ही सहारे हम उन चीजों का अंदाजा लगाते हैं जिन्हें कभी किसी ने देखा या सुना नहीं हो। जिम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के फंडामेंटल पार्टिकल्स किस तरह से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। वो खुद एक बड़े कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट के समर्थक हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी, और इसी वजह से जिम की हर सोच पर संदेहवादियों की नजरें गड़ी होती है। स्ट्रिंग थ्योरी मानती है कि हमारे अंतरिक्ष के कम से कम 10 डायमेंशन हैं और बहुत से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी अभी तक खोज भी नहीं हो पाई है। वो एक बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड मैथ पर टिकी है। मैं जिन इक्वेशंस को पढ़ रहा था उनके अंदर मुझे कई बड़े ही चौंकाने वाले संकेत मिले और उनके अंदर भी कुछ और इक्वेशन समाई थी। हमने उनके बारे में कई मैथमेटिशियंस से भी बात की, लेकिन हमें ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उन मैथमेटिशियंस की प्रतिक्रिया ऐसी थी मानो पूछ रहे हो कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। उन इक्वेशंस को आसानी से समझने लायक बनाने के लिए जिम ने उन्हें जियोमेट्री में बदल दिया। उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच होने वाले इंटरैक्शन को खास 3 डायमेंशनल शेप में दिखाया और उन स्ट्रक्चर को नाम दिया एडिंग्रास। ये नाम पश्चिमी अफ्रीका के एक ऐसे सिंबल से लिया गया है जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने उन इक्वेशन को जिस तरह से समझा उसी तरह से किया और फिर उन्हें एक मैथमेटिशियन के सामने रखकर उनसे पूछा कि आप इसके अंदर क्या देख रहे हैं। उन्हें देखने के बाद वो मुझे एक अलग ही कहानी सुनाने लगे, मगर हमें आपसी सहयोग का बड़ा फायदा मिला। जिम ने जब अपने एडिंग्रा मॉडल का ऐलान किया तब नए तरह के संदेह खड़े हो गए। हमारे काम को आज भी मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग माना जाता है और हमारे ऊपर आज भी संदेह किया जाता है। मेरे कुछ कलीग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो या तो वक्त की बर्बादी है या फिर वो साइंस फिक्शन का एक काम है, मगर हम कभी भी उसका प्रैक्टिकल बेसिस दिखा सकते हैं। ये तो सच है कि फिजिक्स में जब भी कुछ नया होता है उसके ऊपर पहले शक ही किया जाता है। लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन भी 1905 में अपने दौर के दूसरे फिजिसिस्ट से कहीं आगे थे, पर 2 साल बाद तक वो पेटेंट ऑफिस में ही काम कर रहे थे क्योंकि किसी भी फिजिसिस्ट को उनकी सोच सही नहीं लग रही थी। मगर उसके 2 साल बाद जब उतने ही महान एक दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि इस लड़के में दम है, ये कुछ अलग कर सकता है, तब जाकर वो संदेह के घेरे से बाहर निकल पाए। ऐसी बातें फिजिक्स में बड़ी ही आम है। जिम अभी कुछ फिजिसिस्ट्स और मैथमेटिशियंस के साथ मिलकर ये पता लगा रहे हैं कि एडिंग्रास स्ट्रक्चर के सारे पार्ट एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस के अंदर बंद एक चीज जिम को बड़ी ही जानी पहचानी लगी। वो चीज एक कंप्यूटर कोड जैसी लग रही थी। हमने देखा कि अगर हम 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं तो उनके बीच के रिश्तों को समझना बहुत आसान हो जाता है।
इसे ही कंप्यूटर साइंस में बिट्स कहते हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें किसी भी इक्वेशन में उस फंडामेंटल साइंस की बात की गई है जिसमें बिट्स नजर आए हों। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि हमें अपनी इक्वेशन में वो बिट्स एरर करेक्टिंग कोड के रूप में नजर आए। उसी के सहारे तो हमारा ब्राउजर रोज काम करता है। जब हम वेब को सर्फ करते हैं या किसी और तरह का डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, तब बेहद अहम एक और शून्य आखिर उस ट्रांसमिशन में ही गायब हो जाते हैं। एरर करेक्टिंग कोड उन खत्म हुए बिट्स को भर देते हैं, वो डेटा को करप्ट होने से बचाते हैं और प्रोग्रामों को क्रैश होने से रोकते हैं। जिम मानते हैं कि उन्होंने जिन एरर करेक्टिंग कोड्स की खोज की है वो भी उसी तरह से काम करते हैं और वो सब एटॉमिक इंटरैक्शन की स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। इस एरर करेक्शन के बिना जिस तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं वो करप्ट हो जाएगा और तब यूनिवर्सल स्केल पर कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा। तब हमारे मन में ये सवाल उठेगा कि अरे कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। पहले तो जिम को ये बात सही नहीं लगी थी कि कुदरत भी एरर करेक्शन कोड्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन जल्दी ही उन्हें इसका एक और उदाहरण मिल गया। मैंने देखा कि नेचुरल साइंस का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसमें ये बहस कई दशक से चल रही है, वो है जेनेटिक्स। इंसान के शरीर में एरर करेक्टिंग कोड्स हमें स्वस्थ और मजबूत बनाए रखते हैं। वो कोड्स हमारे जीनोम को स्टेबलाइज करते हैं। जेनेटिक एरर करेक्टिंग कोड्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि सेल्स किसी जीव के जिंदगी भर बिल्कुल सही तरीके से अपनी कॉपी बनाते रहें। आप खुद ही देखिए ना, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है और सेल डिवाइड होते हैं, ठीक ऐसे जैसे एक फाइटर लड़ते वक्त रिंग में खुद को बड़ी मजबूती से स्थिर बनाए रखता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस फाइटर के पास एरर करेक्टिंग कोड्स ना हो तो ऐसे में अगर उसके हाथ ही काम करना बंद कर दें तब क्या होगा? फिर उसके पैर भी काम करना बंद कर दें, फिर उसकी आंखें भी काम करना बंद कर दें। ऐसे में अगर एरर करेक्टिंग कोड्स ना हो तो वो हारने लगेगा, उसे अपनी जान बचाने के लिए जूझना पड़ेगा, उसके अंदर स्थिरता नहीं रहेगी और वो कभी भी कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर किसी फाइटर के पास एरर करेक्टिंग कोड्स हैं, तब भी वो कुछ देर बाद कमजोर पड़ने लगेगा। लेकिन अपने एरर करेक्टिंग कोड्स की बदौलत वो ज्यादा देर तक अपना दमखम बनाए रख सकता है। जब जीन्स की बुरी कॉपियां बनती हैं तब नतीजा होता है सेल डेथ या कैंसर जैसी बीमारियां। जेनेटिक एरर करेक्शन उस कॉपी फेलियर रेट को कम कर देता है और तब 100 करोड़ में एक कॉपी खराब बनती है। ये वो एनालॉजी है जो एरर करेक्टिंग कोड्स हमारे ब्रह्मांड जैसे किसी स्ट्रक्चर में निभाते हैं। अगर कई और ब्रह्मांड भी हैं तो हो सकता है कि उनके नियम अलग हों जो कम फायदेमंद हों। थियोरेटिकल फिजिक्स के पास कई ऐसी वजह हैं जिनके दम पर हम ये सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इकलौता नहीं है। अगर एरर करेक्टिंग कोड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टमों के लिए एवोल्यूशन से जुड़े हैं तो हो सकता है कि उन सभी ब्रह्मांडों के एवोल्यूशन का जोड़ा हो जो वजूद में आए, और उन ब्रह्मांडों में से जो सर्वाइवल के लिए सबसे फिट होंगे वही वक्त के साथ स्थायी रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और उसके अंदर पहले से ही स्टेबिलिटी होती है। हमारा ब्रह्मांड करीब 1400 करोड़ सालों से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। शायद ये एरर करेक्टिंग कोड्स की वजह से ही इतने लंबे समय से टिका हुआ है। वो कोड्स जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के फंडामेंटल पार्टिकल्स इधर उधर न भागें। लेकिन कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड की उम्र बढ़ेगी, वो गलतियां करेगा और फिर उसकी मौत हो जाएगी। या अगर जिम ने जो कोड ढूंढे हैं वो सचमुच कंप्यूटर जनरेटेड हुए तो जो भी हमारे ब्रह्मांड को चलाता है वो कभी भी उसका प्लग खींच सकता है। शायद वो वक्त आ चुका है जब हमें अपना ब्रह्मांड बनाना होगा। हमारा ब्रह्मांड कुदरती है या फिर आर्टिफिशियल, कुछ भी हो ये एक न एक दिन तो खत्म होगा ही। तो क्या हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? अच्छा तो यही होगा कि हम एक नया ब्रह्मांड बनाएं और उसमें ही चले जाएं। हो सकता है कि एक दिन हमें इस सच का पता लगे
कि हम तो आज तक के एक सबसे बड़े वीडियो गेम के मामूली से किरदार हैं। क्या इस बात का पता लगने पर हमें यह लगेगा कि हमारा इस्तेमाल तो प्यादों की तरह हो रहा है, या फिर हमें यह लगेगा कि अब तो जोखिम उठाना चाहिए और जिंदगी का पूरा मजा लेना चाहिए, क्योंकि यहां कुछ भी असली नहीं। कुछ भी हो, जिंदगी नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, वो है एक बड़ा ही शानदार खेल जो हमें जीतने के लिए खेलना चाहिए।